हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज एक नया महीना हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। देखा जाए तो ये वीडियो डेली शाम को 7:30 बजे आपको मिल जाता है और हम लोगों ने ये करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करी थी 1 जनवरी से। आज 1 मई है, ठीक है। 4 महीने पूरे हो चुके हैं, 5वां महीना आज स्टार्ट होने जा रहा है। सफलतम 4 महीनों के बाद 5वां महीना स्टार्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर डेली शाम को 7:30 बजे हम लोगों का दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डेली न्यूज, पीआईबी, एएनआई पर रही महत्वपूर्ण खबरें आपके समक्ष आ जाती हैं। पूरे दिन भर की जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं न्यूज़पेपर में रहती है, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। ये वीडियो न केवल यहाँ पर आप थंबनेल देख के डर मत जाइएगा कि सिर्फ आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आरओ के लिखने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आरओ की परीक्षा अभी तुरंत प्रस्तावित है। यूपीपीसीएस अक्टूबर में है और संभवतः बीपीएससी भी अक्टूबर में होगा। तो देखा जाए तो हमारी क्लास जो होती है ये ना सिर्फ आरओ बल्कि जितने भी एक दिवसीय परीक्षा है उसके साथ साथ में जो स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बिहार पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, या फिर देखा जाए तो इधर हरियाणा पीसीएस हो। इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी पीसीएस का तो रामबाण है ही हमारी क्लास, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए इन सब के पूर्व अपनी क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले देखा जाए तो आपके लिए एक सूचना है। यहाँ पर आरओ ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज घटना चक्र के द्वारा लाई गई है। ये ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में देखा जाए हर सेट में 50 प्रश्न होते हैं, ठीक। 50 प्रश्नों की एक अनूठी श्रृंखला लाई गई है। हर सेट में 50 प्रश्न होते हैं और टोटल 50 सेट है तो यहाँ पर आपके कितने हो गए, लगभग 2500 प्रश्न। यहाँ पर टोटल 2500 प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे और ये 2500 प्रश्नों में देखा जाए तो हर सेट में जो 50 प्रश्न होते हैं, इन 50 प्रश्नों में 15 प्रश्न तो होते हैं आपके हिंदी के, ठीक है। 15 प्रश्न होते हैं आपके हिंदी के और 35 प्रश्न होते हैं आपके जीएस के। और इस जीएस में भी देखा जाए तो आपके 4 प्रश्न तो करंट अफेयर के होते हैं और 2 प्रश्न आपके होते हैं रीजनिंग के। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, इतिहास है, भूगोल है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को समान वेटेज दिया गया है। लगभग जिस प्रकार से परीक्षा में जितने प्रश्नों का वेटेज रहता है उसी चीज को आधार बनाते हुए यहाँ पर सब कुछ कवर किया गया। चाहे वो यूपी स्पेशल हो, जनसंख्या नगरीकरण हो, एग्रीकल्चर हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर हो, जीएस हो, सब कुछ इस 50 प्रश्न में देने का प्रयास किया गया। भले ही वो करंट अफेयर के 4 प्रश्न हो या प्राचीन इतिहास के 2 प्रश्न हो, आधुनिक भारत के 3 प्रश्न हो, मध्यकालीन भारत के 1 प्रश्न हो, समान वेटेज जिस प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही वेटेज देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। इस टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, हमारे ऐप पर जाकर। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो सेक्शन है वहां पर दिया हुआ है। अगर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वहां पर लिंक है, लिंक से आप डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो करंट अफेयर का पैकेज है, अब करंट अफेयर का नया महीना स्टार्ट हो गया है। अब आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने लास्ट अप्रैल में आप लोगों ने एनरोल किया, वैसे ही अब आप लोगों को एनरोल करना होगा वापस से मई महीने के पैकेज में। अब मई महीने के पैकेज में जब आप एनरोल करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, क्या क्या फायदा आपको मिलेगा, उस फायदे को मैं आपको बता देता हूं पहले ही। जो लोग पहले नहीं एनरोल किए हैं और क्लासेस उनको अच्छी लग रही हैं, वीडियोस, पीपीटी, पीडीएफ इत्यादि आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा अब बिहार स्पेशल और उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस भी अनावरत रूप से आपके बीच आती रहेंगी। उनकी क्लास पीडीएफ और पीपीटी आपको अन्य कहीं नहीं मिलेगी सिवाय पैकेज के, ठीक है। इस पैकेज में ही आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहां पर आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में फिर आप कहेंगे कि सर हमने नहीं ज्वाइन किया था, हम कैसे ज्वाइन करें, तो उस चीज का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, आपको अभी ज्वाइन कर लेना होगा, क्योंकि जब पीडीएफ एक बार शेयर कर दिया जाता है उसके बाद पीडीएफ, इतने सारे पीडीएफ होते हैं कि बीच में खो गया तो आप बाद में कहते रहेंगे कि सर पीडीएफ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग पहले से ज्वाइन करके रखें, आपके लिए फायदा ही होगा। कंप्लीट मासिक करंट अफेयर की पीडीएफ आपको जो पैकेज होता है इस पैकेज में दे दिया जाता है। साथ ही साथ में एक फुल टेस्ट भी होता है, ठीक है। एक फुल टेस्ट यूपी स्पेशल करंट अफेयर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और बिहार स्पेशल करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो भी मासिक पीडीएफ जो होती है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहां पर देखा जाए तो डेली शाम को 7:30 बजे आपको करंट अफेयर का वीडियो मिल ही जाता है। डेली 10 एमसीक्यू का ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट होता है। डेली क्लास पीपीटी और पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाती है और प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाती है। और प्रिंटेबल पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है। व्हाट्सएप कम्युनिटी से आप आसानी से ये सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखा जाए ये मई महीने का जो हमारा पैकेज है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में है, ठीक। 25 रुपए में इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं और सिर्फ देखा जाए
तो ये सारी सुविधाएं जो सीरियस बच्चे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, हर महीने देखा जाए तो सैकड़ों लोग इस पर जो पैकेज है, इस पैकेज में इनरोल होते हैं, खुद को इनरोल करते हैं पिछले 4 महीनों से, और नया महीना स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से आप इसमें खुद को इनरोल कर सकते हैं। आप जाएंगे जब हमारी वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पर कॉइन का ऑप्शन होता है, ठीक है। जब परचेज, जैसे आप बाई नाउ पर क्लिक करेंगे, बाई नाउ पर क्लिक करने के बाद कॉइन का ऑप्शन होता है, कॉइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो ये जो 25 रुपए दिख रहा है ना, इस 25 रुपए को भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। कॉइन पे क्लिक करने के बाद मूल्य आपका हो जाएगा 18 रुपए 75 पैसे। यानी कि ये सारी सुविधाएं, सब कुछ आपको सिर्फ 18 रुपए 75 पैसे में मिल रहा है। तो क्यों ना एक बार खुद को एनरोल करें और करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी हमारे साथ जुड़ के करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर, जो 1 मई का दिन होता है, इसको किस रूप में मनाया जाता है? 1 मई का दिन होता है मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए कहानी समझ लेते हैं। 1 मई को 1886 में आज ही के दिन अमेरिका के शिकागो में हजारों मजदूरों ने एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन किया था, ठीक है। उनकी मांग क्या थी? कुछ मांग थी, जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो प्रदर्शन के पीछे कुछ ना कुछ तो मांग रही होगी। क्या मांग थी, देखते हैं। उनकी मांग थी कि मजदूरी का समय 8 घंटे तय किया जाए। मतलब पहले क्या होता था कि 15-15 घंटे काम कराए जाते थे और सप्ताह में एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती थी। इन लोगों ने पहली बार 1 मई 1886 को सड़कों पे, शिकागो की सड़कों पर उतरे और मांग करना स्टार्ट किया कि जो काम करने के घंटे हैं उनको 8 किया जाए। 8 घंटे काम करेंगे, सप्ताह में एक दिन छुट्टी भी लेंगे आराम करने के लिए, ठीक है। तो देखा जाए इनकी यही मांग थी। शिकागो का यह प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने 4 मई को पुलिस को निशाना बनाकर बम फेंक दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग भी की, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। इसके बाद भी यह आंदोलन चलता रहा। 1889 पेरिस में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें 1 मई को मजदूरों को समर्पित करने के लिए फैसला लिया गया और इस तरह 1 मई को मजदूर दिवस की मनाने की शुरुआत हुई थी, ठीक है। जिस दिन देखा जाए यहां पर 1 मई को जब सड़कों पर उतरे थे, उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, उसी के द्वारा 1 मई को मजदूर दिवस मनाने की घोषणा की गई। और इस तरह देखा जाए तो मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई। कई देशों में आज का जो दिन होता है नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल हॉलिडे होता है। भारत में कब शुरुआत हुई? 1923 में भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत हुई। भारत में 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने चेन्नई में इसकी शुरुआत की थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में कब शुरुआत हुई मजदूर दिवस की, तो भारत में 1923 में शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी, कौन सी पार्टी थी? तो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा शुरू किया गया था। कहां पर? चेन्नई में। चलिए, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मजदूर दिवस। चलिए आगे देखें, एआई किरण। अब एआई किरण जो है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जनरेटिव एआई क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी को दूर करने के उद्देश्य से फेसबुक इंडिया, जिसको आप मेटा के नाम से जानते हैं, ठीक है, मेटा की पहली कर्मचारी और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या नाम है इनका? कार्तिका रेड्डी, इन्होंने एक महिला केंद्रित एआई प्लेटफॉर्म एआई किरण की घोषणा की है, ठीक है। महिला केंद्रित एक एआई प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? कार्तिका रेड्डी के द्वारा किया गया है, कृतिका रेड्डी के द्वारा। और ये कृतिका रेड्डी है कौन? ये फेसबुक इंडिया, जिसको आप बेटा के नाम से जानते हैं, इसकी पहली कर्मचारी और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर है। इन्हीं के द्वारा महिला केंद्रित एक एआई प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई, जिसका नाम क्या है? एआई किरण। आगे देखें, यह पहल भारतीय महिलाओं को एआई के क्षेत्र में जोड़ने, मार्गदर्शन देने, आर्थिक सहायता प्रदान करने और प्रमाणित करने का कार्य करेगी। साथ ही साथ देखा जाए इसका विशेष फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा, सतत विकास जैसे प्रभावशाली क्षेत्रों पर रहेगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारतीय महिलाओं को वैश्विक एआई के क्रांति जो है इसके केंद्र में स्थापित करना है। यानी कि जो भारत की महिलाएं हैं वो भी एआई के क्षेत्र में पीछे न रह जाएं, उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एआई किरण की शुरुआत की गई है, ठीक है। चलिए, महिला केंद्रित एआई है ये, जाने रहिएगा। आयुष मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के लोनावाला में राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन का आयोजन। चर्चा कर ले, यहां पर परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आयुष से संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में, प्रीलिम्स में तो आता ही आता है, और मुख्य परीक्षा में आयुष से संबंधित सवाल यूपी पीसीएस में पूछ लिया था, आयुष विश्वविद्यालय के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। तो यहां पर सम्मेलन के बारे में जाने रहिए। आयुष मंत्रालय द्वारा 1 और 2 मई को महाराष्ट्र के लोनावाला में राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन आयोजित किया गया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। यहां पर देखा जाए आज प्रताप राव जाधव के द्वारा इस आयुष सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कहां पर इसका आयोजन किया गया था? महाराष्ट्र के लोनावाला में इसका आयोजन किया गया है। चर्चा करें, इसका उद्देश्य भविष्य में भारत में आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करना है।
सम्मेलन में आयुष विशेषज्ञ, नीति निर्माता, स्वास्थ्य पेशेवरों, शोधकर्ताओं, पारस्परिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा में शामिल करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो नीति विशेषज्ञ आयुष से संबंधित है वो शामिल हो रहे हैं, वो आयुष को मुख्य धारा से जोड़ने के ऊपर क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं, क्या क्या कार्य भविष्य में किए जा सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए यहां पर एकत्र होंगे। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है। कनाडा के चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत हुई है। ठीक है, जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी थी वो एक बार फिर से सत्ता में आ गई है। मार्क कार्नी, जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद देखा जाए तो मार्क कार्नी जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे कनाडा के, और वापस से जो लिबरल पार्टी है वो जीत गई है। भले ही उसको बहुमत नहीं मिली, तो बहुमत ना मिलने के बाद भी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी कौन सी? लिबरल पार्टी। 2-3 सीटों का मार्जिन रह गया था, अगर वो 2-3 सीटें मिल जाती तो बहुमत इनको मिल जाता। ठीक है, तो यहां पर मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। कनाडा के चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत के साथ ही मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। मार्क कार्नी ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता, क्या नाम है, पियरे पोयलिने, ठीक है, पियरे पोयलिने, इनको पियरे को जाना जा रहा था कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भी थे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के जैसे जैसे मागा का वो दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप नारा दे रहे थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वैसे ही मेक कनाडा ग्रेट अगेन का नारा दे रहे थे। कौन? पियरे। लेकिन हुआ क्या, चुनाव खुद भी हार गए और जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, दावेदारी तो खत्म हो गई, अपना जो क्षेत्रीय चुनाव था वो भी हार गए। चलिए आगे देखें, आईआईटी मद्रास ने बनाया आपदा राहत के लिए नया इंडोर मैपिंग उपकरण। ठीक है, आईआईटी मद्रास के द्वारा एक इंडोर मैपिंग उपकरण बनाया गया है आपदा राहत के लिए। बेसिकली उद्देश्य क्या है, जैसे कहीं पर कोई आपदा आई, मान लीजिए भूकंप आया, भूकंप आने के बाद मकान गिर गया या बिल्डिंग गिर गई। अब बिल्डिंग गिरने के बाद बाहर जो आपदा जो सहायक वहां पे इकट्ठा हुए, ठीक है, अब एनडीआरएफ की मान लीजिए कि एनडीआरएफ वहां पे आ गई, डिप्लॉय हो गई, वो बचाव कार्य कर रही है, लेकिन उसको अंदर का मैपिंग ही नहीं पता है कि अंदर जाना कैसे है, या अंदर कितनी बिल्डिंग है, कैसा कमरा बना हुआ है, किधर से हमको एंट्री करनी है, किधर से खुदाई करनी है, कैसे जाना है, कितने लोग फंसे हो सकते हैं। इन सब चीजों के लिए देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी उपकरण तैयार किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने बनाया आपदा राहत के लिए नया इंडोर मैपिंग उपकरण, और ये उपकरण क्या करेगा, ये बेसिकली जो बिल्डिंग है ना, बाहर से बिल्डिंग के अंदर की मैपिंग तैयार करके दे देगा, किधर से एंट्री मारनी है, किधर से जाना है, किधर से खुदाई करनी है, सारी चीजें तैयार कर देगा। चर्चा कर लें, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने वास्तविक समय में इंडोर या भीतर की मानचित्रण करने का एक उपकरण विकसित किया है। इसका नाम क्या दिया है? यूबिक मैप। क्या नाम दिया है? यूबिक मैप इसका नाम है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ ले कि हाल ही में तैयार किया गया यूबिक मैप किसके द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, हाल ही में आपदा राहत के लिए नया इंडोर मैपिंग उपकरण यूबिक मैप किसके द्वारा तैयार किया गया है? 4 आईआईटी का नाम दे देगा, आईआईटी मद्रास याद रखना, टिक कर देना। यूबिक मैप नामक यह हल्की तकनीकी रेडियो टोमोग्राफिक इमेजिंग या आरटीआई नामक तकनीक का उपयोग करके अंदर के वातावरण का पूरा विवरण के साथ सटीक मानचित्र बनाने के लिए रेडियो आवृत्ति आधारित इमेजिंग पर काम करता है। ठीक है, यहां पर जो रेडियो टोमोग्राफिक इमेजिंग होती है उसका उपयोग करके यूबिक मैप किसी बिल्डिंग के अंदर का पूरा मानचित्रण बना के तैयार कर देगा। किस प्रकार से दिखता है? ये इसी प्रकार से दिखता है। ठीक है, यूबिक मैप एक ड्रोन के जैसा होता है, उसके साथ साथ में मशीन लगी होती है। आगे चर्चा करें, पश्चिमी घाट में खोजी गई मछलियों की 2 नई प्रजातियां। मछलियों की 2 नई प्रजातियां भारत में खोजी गई हैं। कहां पे खोजी गई हैं? पश्चिमी घाट पर खोजी गई हैं। किसके द्वारा? देख लेते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट पे रोहू मछलियों की 2 प्रजातियों की खोज की है। इन्हें लोबिया उरु, ठीक है, लेबियो उरु और लेबियो चेकिडा नाम से जाना गया। ठीक है, लेबियो उरु और लेबियो चेकिडा, ये 2 मछलियां हैं। किसके द्वारा खोजी गई है? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा खोजी गई है। चर्चा करें, ये मछलियों की यह प्रजाति मीठे पानी में पाई जाती है, जो कि कर्नाटक और केरल के नदियों में पाई जाती हैं। यानी कि जो मछलियों की 2 प्रजातियों की खोज की गई है, बेसिकली पश्चिमी घाट पर खोजी गई है, और ये कर्नाटक तथा केरल की नदियों में पाई जाने वाली मछलियां हैं। ठीक है, नदियों में पाई जाने वाली मछलियां हैं। आगे देखें, वैज्ञानिकों के मुताबिक जो लेबियो उरु है, ये चंद्रगिरी नदी में खोजा गया है। कहां पर खोजा गया है? चंद्रगिरी नदी में खोजा गया है। इसके लंबे पृष्ठीय पंख पारंपरिक लकड़ी नाव उरु के पाल की तरह दिखते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया है? उरु दिया गया है।
ठीक है। और वहीं दूसरी प्रजाति जो है लेबियो चेकिडा, जिसे केरल के चलाकुड़ी नदी में खोजा गया है। ये छोटी गहरे रंग की मछली है जिसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं, काका चेकिडा कहते हैं। ठीक है, काका चेकिडा कहते हैं, इसी वजह से काका चेकिडा के नाम पे इसको क्या नाम दिया गया है, लेबियो चेकिडा। ठीक है, तो ये दो मछलियां हैं, पूछ ले। ये हाल ही में चर्चा में रही लेबियो उरु और लेबियो चेकिडा निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? मेढक की, तितली की, मकड़ी की, मछली की। 4 ऑप्शन दे दे। और यूपीएससी अक्सर ऐसे सवाल पूछता है। ठीक है, ये डाउन टू अर्थ की खबर है। डाउन टू अर्थ की खबर है और यूपीएससी अक्सर प्रजातियों से संबंधित सवाल एनवायरमेंट के पूछता ही पूछता है। ठीक है, और यूपीपीसीएस और बीपीएससी भी अब दावा करने लगे कि हम यूपीएससी जैसा पैटर्न, यूपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्यों ना आप जो करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, अपना जैसा जो ट्रेडिशनल पैटर्न आप फॉलो कर रहे थे, थोड़ा सा उसको एडवांस करिए। जो प्रजातियां खोजी जा रही हैं नई नई, उनको भी अपने दिमाग में बिठाते चलिए। अगली खबर देखें, दिव्या शर्मा बनी भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक। ठीक है, यहां पर देखा जाए फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनी है कौन? नाम क्या है इनका? दिव्या शर्मा इनका नाम है। ठीक है, ये इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनी है। चर्चा कर लेते हैं। अंडमान एवं निकोबार कमान की INAS 318 नौसेना वायु स्क्वाड्रन की ड्रोनियर विमान जो डोनियर पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा भारतीय नौसेना उड़ान प्रशिक्षक बनने वाली पहली महिला बन गई। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा कि हु इज द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर इन इंडियन नेवी। ठीक है, आप एक शब्द याद रखना, दिव्या शर्मा। और ऐसे सवाल आपके PYQ में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, जो महिलाएं हैं सेना में उच्च पदों पर जाती हैं, फाइटर पायलट कोई बनी, कोई फ्लाइट तेजस उड़ाने वाली पहली महिला, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला, अक्सर ऐसे सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, तो यहाँ पर पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक जो है भारतीय नौसेना की, उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा जो है ये नई दिल्ली के मालवीय नगर की रहने वाली है। याद रखिएगा कहाँ की है ये लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, दिल्ली की रहने वाली है। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है? जल प्रबंधन के लिए IIT दिल्ली व जल आयोग के बीच करार हुआ है। ठीक है, जल प्रबंधन करने के लिए, देखिए जल जो है उसका प्रबंधन हमेशा से एक चुनौती का विषय रहा है। अब उसके लिए IIT दिल्ली और जो राष्ट्रीय जल आयोग है उसके बीच में एक समझौते हस्ताक्षर किया गया है। चर्चा कर ले यहाँ पर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत देश की प्रमुख तकनीकी संस्था केंद्रीय जल आयोग, ठीक है, केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन के बीच में देखा जाए तो जल प्रबंधन की अत्याधुनिक तकनीकों जैसे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उपयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। समझौते पर जो केंद्रीय वाटर कमीशन है इसके अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार सिन्हा और IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, समझौते के तहत क्या किया जाएगा? तो समझौते के तहत दोनों संस्थान जल संसाधन प्रबंधन के लिए हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स उपकरण तकनीकों का उपयोग, नवीनतम तकनीकों के माध्यम से बाढ़ प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रवाह व्यवस्था का आकलन करना, साथ ही साथ जल गुणवत्ता का विश्लेषण करना और नवीनतम सॉफ्टवेयर तकनीकों के द्वारा जल संसाधन संरचनाओं का डिजाइन तैयार करना, नदी बेसिन प्रबंधन करना तथा सिंचाई प्रबंधन जैसे कार्यों को आपस में मिलकर संचालित करेंगे। यानी कि एक संपूर्ण जो जल प्रबंधन है, संपूर्ण जल प्रबंधन तंत्र है, उस पर एक साथ मिलकर काम करने के लिए IIT दिल्ली और केंद्रीय जल आयोग के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखें। पूर्व राव प्रमुख जोशी बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख। ठीक है, यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग आलोक जोशी के बारे में। ठीक है, आलोक जोशी ये पूर्व राव प्रमुख है। इनको जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड था उसका इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, पॉइंट पे चर्चा करें। भारत पाकिस्तान के बीच गहराते तनाव के बीच सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति, सुरक्षा मामलों की जो CCS की बैठक होती है, ठीक है, CCS की बैठक, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCS की बैठक हुई और उसी बैठक के दौरान 30 अप्रैल को फैसला लिया गया कि जो पूर्व राव प्रमुख है इनको NSAB का इनको चीफ बनाया जाएगा। यहां पर 30 अप्रैल को सुरक्षा रणनीति की चाक चौबंद करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, इसका पुनर्गठन किया गया।
और पुनर्गठन करने के साथ साथ क्या किया गया कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको आप रॉ कहते हैं, ठीक है, रॉ, और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ देखा जाए बोर्ड में 6 अन्य सदस्य भी शामिल है। यहां पर जो ये बोर्ड है ना, NSAB, इसमें 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं, ठीक है, और 7 सदस्य होते हैं। इसका चीफ किसको बनाया गया है? आलोक जोशी को। आलोक जोशी जो इसको है अध्यक्ष है, साथ ही साथ 6 अन्य सदस्य भी हैं, 6 अन्य सदस्य भी हैं इसमें। चलिए आगे देखें। अंगोला के राष्ट्रपति की 4 दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा, 4 दिन के लिए भारत आ रहे हैं। नाम क्या है इनका? जो आओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको, ये इनका नाम है, याद रखिएगा। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि मई 2024 में, मई 2024 में देखा जाए तो अप्रैल 2025 में चिली के राष्ट्रपति थे। जैसे अप्रैल स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो 1 से लेकर 5 अप्रैल के बीच में चिली के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे। अब देखा जाए 1 से लेकर 4 मई 2025 के बीच में जो अंगोला के राष्ट्रपति हैं वो भारत की राजकीय यात्रा पर हैं, ठीक है। चर्चा कर ले। जो आओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको, ठीक है, 1 से 4 मई 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर है। यह राष्ट्रपति लोरेंको की भारत की पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा होगी। अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा 38 वर्षों के बाद हो रही है, मतलब कोई भी 38 साल से कोई भी अंगोला का राष्ट्रपति भारत नहीं आया था, ठीक है। और ये जो लोरेंको आ रहे हैं ये 38 सालों बाद भारत आ रहे हैं। 4 दिवसीय यात्रा है इनकी। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अंगोला इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मतलब देखा जाए 2025 में भारत और अंगोला के बीच में जो राजनयिक संबंध हैं, राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40 वर्ष सेलिब्रेट किया जा रहे हैं। और इसी अवसर पर जो राष्ट्रपति हैं अंगोला के वो भारत आ रहे हैं 4 दिन के लिए। आगे हम चर्चा करें। 19 राज्यों के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित की जाएंगी 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं, ठीक है। 19 राज्यों में 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं कहां पर स्थापित की जाएंगी? जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं, बेसिकली जो जनजातीय छात्र होते हैं उनके लिए एकलव्य मॉडल स्कूल जो होते हैं बनाए जाते हैं, आवासीय विद्यालय बनाए जाते हैं। चर्चा कर लेते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 19 राज्यों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने के निर्णय लिया है। यहां पर जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा, साथ ही साथ जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा 19 राज्यों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 75 अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक प्रयोगशाला में LVM-3 लॉन्च व्हीकल, EO सैटेलाइट डेमो मॉडल, स्टार ट्रैकर टेलीस्कोप और कैनसेट वर्किंग मॉडल सहित उन्नत वैज्ञानिक उपकरण होंगे। इस पहल के साथ मंत्रालय आदिवासी युवाओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में नए राह खोलना चाहता है। इस पहल से 50,000 से अधिक आदिवासी छात्र लाभान्वित होंगे तथा लाभान्वित होने के साथ साथ जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष विज्ञान है, उसकी तरफ उनका ध्यानाकर्षण भी होगा और भविष्य में उनका भविष्य उज्जवल हो। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निरंतर रूप से आगे बढ़ सके, ठीक है। जनजातीय छात्र जो है, जनजातीय बच्चे हैं, वो भी आगे बढ़ सके। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा 19 राज्यों के 75 जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला है स्थापित की जाएगी 19 राज्यों के एकलव्य मॉडल स्कूलों में। चलिए आगे चर्चा करें। अंतिम खबर क्या है आज के करंट अफेयर की? मुंबई में वेब्स 2025 का उद्घाटन। आज देखा जाए वेब्स 2025, पिछले मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा G20 को खूब प्रमोट किया गया 2023 में, उसी प्रकार से पिछले 4 महीनों से, ठीक है, 1 जनवरी से ही वेब्स को खूब प्रचारित किया गया। पहली बार है, फर्स्ट ऑडियो विजुअल समिट है, ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है। पहली बार इसका आयोजन हो रहा है और पहली बार भारत में ही आयोजित हो रहा है, इस वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से आपके परीक्षा में सवाल आना बिल्कुल फिक्स है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। चर्चा करें पॉइंट पर। भारत मुंबई में आयोजित पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 की मेजबानी कर रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी 4 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जो 1 मई से 4 मई के बीच आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यह समारोह ऑडियो विजुअल और मनोरंजन उद्योग के भविष्य की चर्चा के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। सम्मेलन का थीम क्या है? थीम जरूर याद रखिएगा, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, ये इसका थीम है। इसी थीम पर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल, ठीक है, इंटरटेनमेंट समिट, वेब समिट का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। 4 दिवसीय सम्मेलन है। थीम क्या है? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। चलिए आगे देखें। सम्मेलन का उद्देश्य भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार का वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसमें फिल्मों, ओटीटी, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रसारण और उभरती तकनीकों के साथ लाकर इस क्षेत्र में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। ठीक है, तो यहां पर वेब्स जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आज फिर बता देता हूं, वेब्स से संबंधित सवाल आप आरओ की परीक्षा में जरूर से जरूर देखेंगे, पीसीएस में जरूर देखेंगे। अगर आरओ में नहीं आता है किसी कारणवश, तो यूपी पीसीएस जो 12 अक्टूबर को होने वाला है उसमें जरूर आएगा। बीपीएससी जरूर से पूछेगा, और मुख्य परीक्षा में भी वेब्स से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से सरकार इसको प्रमोट कर रही है, 4 दिन बाद जब इसका डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाएगा, देखिएगा आपसे उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सवाल 4 दिन बाद जो डॉक्यूमेंट रिलीज होगा फाइनल, जिस दिन समापन होगा, उसके बाद आप देखिएगा चारों तरफ आपको न्यूज़पेपर में, कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंटेंट में, हर जगह वेब्स की खबरें छाई मिलेंगी। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी हैं, लगभग 4 क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगा, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत जेन्युइन से सवाल है और आपकी क्लास पर ही आधारित होता है, जिसका जवाब आपको खुद देना होता है। मैं आपको पहले बता दूं, जो हमारी क्लास होती है, इसी क्लास को पहले क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। ठीक है, बीच में एक दिन मैंने किया ये था कि क्वेश्चन हमने पहले पूछ लिया, मतलब क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के बाद फिर टॉपिक डिस्कस किया। फिर आप लोगों का रिस्पॉन्स आया कि नहीं सर, पहले आप टॉपिक पढ़ाइए, क्योंकि न्यूज़पेपर हम लोग तो पढ़ते नहीं है, आपके भरोसे हैं। ठीक है, तो जब आप हमारे भरोसे हैं तो पहले न्यूज़पेपर का कंटेंट आपको पढ़ा दिया जाता है, क्या खास है आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको हमने पढ़ा दिया। इस पर आधारित जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एकलव्य मॉडल विद्यालयों में 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं की स्थापना से क्या उद्देश्य सिद्ध होगा? क्या उद्देश्य सिद्ध होगा? अंतरिक्ष एजेंसियों की स्थापना हो सकेगी, आदिवासी छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा, नई भर्ती प्रक्रिया के लिए डाटा संग्रहण होगा, या भू स्थानिक नीति का प्रचार इससे हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेब्स 2025 सम्मेलन के निम्नलिखित में से कौन से संभावित प्रभाव हो सकते हैं? कौन सा प्रभाव संभावित हो सकता है? भारत का वैश्विक मीडिया और ओटीटी में नेतृत्व बढ़ेगा। ठीक है, डिजिटल मनोरंजन क्षेत्र में एफडीआई का आकर्षण होगा। आकर्षण जो है डिजिटल एफडीआई क्षेत्र में, जो मनोरंजन क्षेत्र है वहां पर भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तीसरा कह रहा है, यह सम्मेलन केवल ऑडियो इंजीनियरिंग तक ही सीमित है। ठीक है, केवल ऑडियो इंजीनियरिंग तक सीमित है। अब आपको बताना है केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 1 सही है, या सभी सही है। ठीक है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा तब उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आईआईटी दिल्ली और सेंट्रल वाटर कमीशन के बीच समझौता जल प्रबंधन में कितनी तकनीकों को बढ़ावा देगा? किन तकनीकों को बढ़ावा देगा? कौन सी तकनीकी है जिनको बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है? डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया समझौता। ड्रोन टेक्नोलॉजी या गूगल मैप्स के लिए समझौता किया गया है। मैनुअल सर्वे और जीपीएस के लिए समझौता किया गया है, या जीआईएस और पारंपरिक जल विज्ञान के लिए समझौता किया गया। बेसिकली जो आईआईटी दिल्ली और सेंट्रल वाटर कमीशन के बीच समझौता हुआ है, ये समझौता किस चीज के लिए हुआ है, किस बात के लिए हुआ है, किन तकनीकों के लिए हुआ है? ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा, इस उत्तर को आप बताइएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 और अंतिम सवाल है, यूबिक मैप उपकरण किस तकनीकी पर आधारित है? इंफ्रारेड स्कैनिंग, रेडियो टोमोग्राफिक इमेजिंग, लेजर रेजिंग, थर्मल इमेजिंग। ये 4 तकनीकी है। 4 तकनीकों में आपको बताना है जो यूबिक मैप है, ठीक है, ये किस तकनीक पर आधारित है और ये किसके द्वारा विकसित किया गया, ये भी लिख देना साथ साथ में, जब आंसर लिखना तो ये लिख देना ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आज के करंट अफेयर की क्लास यहीं पर होती है समाप्त।
आप लोग मई महीने का करंट अफेयर का जो पैकेज है उसको आप ज्वाइन करिएगा। उसके बाद आपको जो पीडीएफ, पीपीटी और स्लाइड्स वगैरह है, टेस्ट है, वो सारी चीज़ें प्राप्त होती रहेंगी। एक सूचना है आपके लिए, अप्रैल महीने का जो कंप्लीट पीडीएफ था उसकी चेकिंग चल रही है। 3 तारीख को वो पीडीएफ आपके बीच में, आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, जिन लोगों ने ग्रुप को पहले से ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। और संभवतः इस महीने कम्युनिटी चेंज कर दी जाए, क्योंकि 3 महीने तक वो कम्युनिटी चली जो बनी हुई थी, कम्युनिटी चेंज कर दी जाएगी। तो संभवतः चेंज कर दी जाए। अगर चेंज की जाती है तो अगर जो आप लोग पहले से ज्वाइन रहेंगे, एनरोल रहेंगे खुद से, तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, आपको जोड़ने में आसानी होगी। अन्यथा फिर आप बाद में फ़ोन करते रहेंगे कि सर मैंने पेमेंट कर दिया, अभी तो मुझे जोड़ा नहीं गया है। फिर आप मैसेज करेंगे, फिर परेशान होंगे। तो परेशान होने से अच्छा है कि आप पहले ही जुड़ जाए, वो ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होगा। और टेस्ट भी आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। कल आपके टेस्ट भी लग जाएंगे, परसों आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।